भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान 395 अनुच्छेदों से ये शुरू हुआ। आज 450 से भी ज्यादा अनुच्छेद इसमें हो गए हैं, 12 अनुसूचियां हो गई है और बना तब से आज तक सैकड़ों इसके अंदर संशोधन हो चुके हैं। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर सीधे संविधान से क्वेश्चन नहीं आते, सवाल आते हैं आपकी समझ से। यही कारण है कि हजारों विद्यार्थी पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं फिर भी एग्जाम में आंसर गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने संविधान पढ़ा लेकिन संविधान को समझा नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अक्षम एकेडमी जयपुर में। आज से हम शुरू कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी की एक ऐसी सीरीज जिसमें हमारा लक्ष्य सिर्फ सिलेबस पूरा करना नहीं बल्कि आपको संविधान की भाषा समझाना है। इस सीरीज में हम सिर्फ ये नहीं पढ़ेंगे कि राज्य क्या है, राष्ट्र क्या है, संविधान क्या है, संसद कैसे काम करती है, बल्कि हम ये भी समझेंगे कि संविधान बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। अगर संविधान न होता तो देश कैसा होता, राज्य और राष्ट्र में वास्तविक अंतर क्या है, जो आज का हमारा टॉपिक भी है। भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहा गया, भारत फेडरेशन है या यूनिटरी, नागरिक और नागरिकता में क्या अंतर है, सरकार और राज्य एक ही चीज है या अलग है, लोकतंत्र सिर्फ चुनाव है या उससे कहीं अधिक, और संविधान के पीछे छिपी वह सोच क्या थी जिसने आज भी 140 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक राष्ट्र के रूप में बांध रखा है। इस पूरी सीरीज में हम हर टॉपिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे, फिर हम उसे संविधान से जोड़ेंगे, उसके बाद पीवाईक्यू हल करेंगे, जहां जरूरत होगी वहां फ्लो चार्ट, मैप, डायग्राम, ट्रिक्स, इन सब का हम प्रयोग करेंगे। और अंत में हम उसी टॉपिक के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी देखेंगे कि आगे और क्या पूछा जा सकता है इस टॉपिक से। तो सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, रिवीजन, ट्रिक, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सारा कुछ एक जगह आपको मिल जाएगा। मेरा वादा है अगर आपने पूरी सीरीज ईमानदारी से देख ली तो भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन जाएगा। चाहे परीक्षा यूपीएससी की हो, आरएएस की हो, एसएससी की हो, सीईटी हो, रीट हो, पुलिस, पटवारी, रेलवे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपको अलग अलग सोर्सेज ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी, आप इससे रिवीजन करना और मेरी गारंटी है इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। और एक बात मैं चाहता हूं कि आप यहां रटने नहीं समझने आए, क्योंकि जो विद्यार्थी संविधान को समझ लेता है उसे उत्तर याद नहीं करने पड़ते, वो अपने आप पेपर के अंदर क्वेश्चन देख के आंसर आपका दिमाग निकाल के देगा कि इसका तो यही होगा, इसके अलावा कोई आंसर हो ही नहीं सकता। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था आपको कभी कठिन ना लगे, अगर आप चाहते हैं कि संविधान पहली बार वास्तव में समझ आ जाए, और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले महीनों में ये आपका सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाए, तो इस पूरी सीरीज का हिस्सा बनिए। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का जो पहला टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था का राष्ट्र और राज्य, स्टेट एंड नेशन। तो ये हमारा टॉपिक है। अब देखो, राज्य की परिभाषा, राज्य है क्या, है ना? तो राज्य, इसके अंदर चार मूल तत्व होते हैं। एक तो टेरिटरी होनी चाहिए, उस टेरिटरी में पॉपुलेशन होनी चाहिए, और उसके ऊपर शासन करने के लिए एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, और वो गवर्नमेंट जो है वो संप्रभु होनी चाहिए, सोवरेन होनी चाहिए वो गवर्नमेंट। ठीक है? तो राज्य वह इकाई है जिसमें लोगों का समुदाय एक निश्चित भूभाग पर निवास करता है। इसमें एक व्यवस्थित व्यवस्थित सरकार होती है जो बाहरी दबाव से मुक्त होकर संप्रभु रूप से कार्य करती है। ठीक है? तो राज्य क्या चीज है? एक निश्चित उसकी टेरिटरी हो, है ना, और उस टेरिटरी में लोग निवास कर रहे हो, वहां पर एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो किसी के दबाव में काम ना करे बल्कि सारे डिसीजन खुद ले, मतलब वो संप्रभु होनी चाहिए। ठीक है? तो इसके अंदर ये जो चार चीजें आई हैं वो हम अलग अलग देख लेते हैं। भूभाग, भूभाग क्या होता है? राज्य का वो भौगोलिक क्षेत्र जहां उसके नागरिक और समुदाय पूर्ण अधिकार के साथ निवास करते हैं। तो ये है आपका टेरिटरी। ठीक है? जैसे अपना जो इंडिया है, मैं वैसे तो नहीं बनाऊंगा मैं, सिमिलर सा, क्योंकि मेरे पास माउस है, मेरे पास पैड नहीं है आज। अच्छा, जनसंख्या, निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से निवास करने वाले लोगों का एक संगठित और सामाजिक समुदाय।
वो जो निश्चित भूभाग हमने देखा है उसके अंदर जो निवास करने वाले लोग हैं वो बिल्कुल ऐसे संगठित होकर और सामाजिक समुदाय बनाकर रह रहे हो वहां पर एक सरकार होना चाहिए, राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा होना चाहिए जो कानूनों का निर्माण करता है और शासन वैसा चलाता है। मतलब वहां पर एग्जीक्यूटिव बॉडी भी होनी चाहिए और आपकी विधायिका भी होनी चाहिए। ठीक है, विधायिका और कार्यपालिका दोनों होनी चाहिए। अच्छा, फिर आता है संप्रभुता। संप्रभुता मतलब आपकी जो सरकार है वो ऐसे नहीं है कि किसी और देश या किसी और शक्ति या किसी कंपनी किसी के दबाव में डिसीजंस ले रही हो। राज्य की सर्वोच्च और स्वतंत्र शक्ति जो उसे आंतरिक और बाहरी दबाव से पूर्णतः मुक्त रखकर निर्णय लेने देती है। आगे देखते हैं। आगे है जो कौटिल्य का सप्तांक सिद्धांत है। कौटिल्य जिसे आप चाणक्य के नाम से जानते हो, उन्होंने बहुत पहले अपने एक पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र। उसके अंदर राज्य के 7 आवश्यक अंग बताए गए हैं जिनको कहते हैं सप्तांक सिद्धांत। तो एक राज्य के अंदर क्या होना चाहिए? राजा होना चाहिए, वहां पर मिनिस्टर होने चाहिए, अमात्य, उसकी एक टेरिटरी होनी चाहिए, क्षेत्र या भूभाग होना चाहिए, उसका एक फोर्ट दुर्ग होना चाहिए, राजकोष होना चाहिए, सेना होनी चाहिए, मित्र या मित्र राज्य होने चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम पे राजा का शासन होता था, तो उस हिसाब से 7 आपने बताए कौटिल्य ने अंग राज्य के। तो आज राजा की जगह आपका जैसे कहीं पे प्राइम मिनिस्टर होता है, कहीं पर प्रेसिडेंट होता है, मिनिस्टर हर देश होता है उसके अंदर होता है ना। अच्छा, क्षेत्रीय भूभाग के बिना तो राज्य हो ही नहीं सकता। अच्छा, दुर्ग, दुर्ग के अंदर उस टाइम पे आपकी लॉ मेकिंग बॉडी और आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी दोनों ही वहां पे हुआ करती थी। तो आज जो है ये काम कौन कर रहा है? संसद कर रहा है। फिर राजकोष, उसकी ट्रेजरी होनी चाहिए। बिना पैसे के तो आप स्टेट को चला नहीं सकते ना, बहुत सारी चीजें आपको करनी होती है, उसके लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ती है। फिर आर्मी, आपका जो ये एरिया है, टेरिटरी है, उसकी सुरक्षा के लिए, आपकी जो प्रजा है उसकी सुरक्षा के लिए आपको चाहिए क्या? सेना। फिर आपका जो बाकी स्टेट्स हैं उनमें से कोई स्टेट ऐसा भी होना चाहिए जिससे आपकी फ्रेंडशिप हो, आपका वो अलाई होना चाहिए। तो ये बताया था कौटिल्य ने। इसके बाद आता है राष्ट्र की अवधारणा। राष्ट्र की अवधारणा क्या है? कंसेप्ट क्या है नेशन का? तो राष्ट्र लोगों का एक ऐसा संगठित समाज है जो समान भाषा, रीति रिवाजों और ऐतिहासिक निरंतरता से जुड़ा होता है। अब जैसे हमारा जो भारत देश है जिसके अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, फिर भी हम क्या है? एक हैं, विविधता में एकता हम बोलते हैं ना। तो राष्ट्र क्या है? लोगों का एक ऐसा संगठित समाज जो समान भाषा, एक जैसी भाषा, रीति रिवाज एक जैसे होते हैं और ऐतिहासिक निरंतरता, इतिहास से वो चला आ रहा है वो सारी चीजें। ठीक है, अब इसी के अंदर दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, एक तो स्टेट और एक राष्ट्र। क्या ये दोनों एक ही है? नहीं, दोनों एक नहीं है, इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। एक ट्विक है, राज्य जो है एक राजनीतिक अवधारणा है, ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। स्टेट क्या है? एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। वही नेशन क्या है? नस्लीय या सांस्कृतिक अवधारणा है, कल्चरल कॉन्सेप्ट। जैसे पाकिस्तान ने कहा कि हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, तो वो उनका एक एक पर्टिकुलर रिलीजियन के लिए एक राष्ट्र, उसको समर्पित एक देश आप बना रहे हो, नेशन आप बना रहे हो। ठीक है, तो वो उनका कल्चर को फॉलो करने के हिसाब से वो बनाया गया है। आज जैसे हिंदुस्तान में बातें होती है कि हिंदू हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो नेशन बनाने की बात करते हैं। ठीक है, वो एक अलग चीज है कि किस तरफ वो जाएगा, सही है गलत है, वो हम चर्चा करेंगे पॉलिटी के अंदर। हम किस चीज के पॉजिटिव इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है, सारा कुछ देखेंगे क्योंकि एग्जामिनर भी आपसे ऐसे पूछता है। ठीक है, अभी हम एक ब्रॉड व्यू लेके चल रहे हैं, ये पहली क्लास है, उसके अंदर अपन जो बेसिक टर्म्स हैं उनको समझने वाले हैं, है ना। अच्छा, आगे जो जैसे अरब देश है ना, अरब नेशन है, अरब कंट्रीज है, उसके अंदर वो एक राष्ट्र है, स्टेट नहीं है। स्टेट तो जैसे अपना भारत है, स्टेट है, लेकिन इसके अंदर जो अरब कंट्रीज है उसके अंदर मिस्र भी आ रहा है, सऊदी अरब भी आ रहा है, ऐसे कई स्टेट्स है उसके अंदर आ रहे हैं, तो वो राष्ट्र है, राज्य नहीं है। अब भारत, जापान, इजराइल, ये सब क्या है? नेशन स्टेट है, राष्ट्र राज्य। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो दो सिद्धांत है, एक तो है डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप
और एक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ये दो थ्योरीज दी गई थी कि किस तरह से राज्य की उत्पत्ति हुई है, स्टेट आया कैसे, ये कॉन्सेप्ट आया कहां से। तो जो राजत्व का देवीय सिद्धांत है उसके अंदर ऐसा कहा गया है कि भाई राजा को भगवान ने भेजा है और अपना प्रतिनिधि बना के भेजा है, और राज्य जो है वो भगवान की इच्छा से अस्तित्व में आया है। राजा जो कहेगा प्रजा को मानना पड़ेगा, राजा ही सब कुछ है, राजा ही आपकी विधायिका है, राजा ही आपकी कार्यपालिका है, और राजा ही आपकी न्यायपालिका। ये सारी चीजें राजा के अंदर निहित है, ऐसा डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप कहती है। इस सिद्धांत के अनुसार राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और राज्य ईश्वरीय इच्छा से अस्तित्व में आया है। अच्छा, एक और है लॉक, होब्स और रूसो ने एक सिद्धांत दिया और कहा कि दुनिया में क्या है, बहुत ज्यादा ऐसे अराजकता। ये नीचे देखो, ये 4 पॉइंट है, ये हम समझने वाले हैं। जब लोग थे, लोग ऐसे रह रहे थे तो वो क्या कर रहे थे, आपस के अंदर लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, है ना। कोई किसी को नुकसान कर रहा था, कोई किसी का नुकसान पहुंचा रहा था, तो वो सब चीजें ठीक तो नहीं थी। तो उन सब से परेशान होकर लोगों ने ऐसे डिसाइड किया कि हम सब मिलकर एक समझौता कर लेते हैं, और समझौता करके हम जो है किसी ना किसी को ये जो शासन का काम है और प्रशासन का काम है वो दे देते हैं, और वो शासन प्रशासन चलाएगा, हमारी सुरक्षा करेगा, और ये जो अराजकता है उसको खत्म करेगा। तो इस तरह से सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया गया। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है, स्टेट ऑफ नेचर। राज्य स्थापना से पूर्व समाज में पूर्ण अराजकता और असुरक्षा की स्थिति थी। तो जब स्टेट बना उससे पहले लोग आपस में लड़ झगड़ रहे थे, कोई किसी के कुछ उठा के ले जा रहा था। पहले जैसे ऐसे होता था कि जंगल से आपने खाना इकट्ठा किया, लेके आए, आपने रखा, कोई और उसको उठा के लेके चला गया, वो मजबूत था, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी, तो अराजकता का माहौल था, है ना, लड़ाई झगड़ा वगैरह वगैरह, अराजकता इसी को तो कहते हैं। फिर आया नीड ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा की आवश्यकता। तो अब इस अराजकता से लोग तो परेशान होंगे ना। आज जैसे बिल्कुल आप ऐसे बैठे हो, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, और आपको आके कोई चांटा मार के चला जाए, तो भाई आपको सिक्योरिटी की जरूरत तो पड़ेगी ना। ऐसे में लोगों ने सुरक्षा सुनिश्चित करने की ऐसे सोची कि भाई बहुत ज्यादा जरूरत है, हमारे को सिक्योरिटी चाहिए। जैसे आप सोच रहे हो कि आपको अगर कोई चांटा मार के चला जाए तो सिक्योरिटी की जरूरत है, इसलिए उन्होंने किया शांति और व्यवस्था के लिए आपस में एक सामान्य समझौता, सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट किया उन्होंने, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब राज्य और नागरिक अधिकार, जनता ने शासक को शक्तियां सौंपी और बदले में सुरक्षा की गारंटी प्राप्त की कि हम तुम्हें देते हैं पावर्स कि तुम हमारे ऊपर रूल करोगे, लेकिन बदले में हमारी जो सिक्योरिटी की गारंटी है वो तुम्हारी है। जो शासक होगा उसकी जिम्मेदारी क्या है, उनकी सिक्योरिटी करनी जनता की। तो देखिए इस तरह से पॉलिटी स्टार्ट हो रही है, हम बहुत बिगिनिंग से पॉलिटी शुरू कर रहे हैं। आगे चलते हैं, आज के टाइम पे क्या हो गया है और पहले के टाइम पे क्या था, ये चीज हम देखते हैं। पहले सिस्टम ऑफ मोनार्की था, जो राजतंत्र व्यवस्था थी वो थी। अब राजतंत्र के अंदर क्या होता था, जो तीनों काम जो थे, तीनों तरह की जो शक्तियां थी वो किसके पास थी, राजा के पास थी। आपकी विधायिका जो कि लॉ बनाने का काम करती, जो विधि कानून नियम जो बना रही है वो विधायिका है, वो राजा ही करेगा। कार्यपालिका, उनको लागू करवाने का काम भी कौन करेगा, राजा ही करेगा। और न्यायपालिका, न्याय देने का काम भी कौन करेगा, राजा ही करेगा। ऐसा था सिस्टम ऑफ मोनार्की। फिर आया शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। फ्रांस का एक विचारक था मोंटेस्क्यू। कौन था, मोंटेस्क्यू। उसने दिया सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो ये जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, इसके अंदर ऐसा कहा गया कि भाई ये जो सारी चीजें एक ही इंसान के पास दे रहे हो ना, ये गड़बड़ है, इनको आपको करना चाहिए बिल्कुल अलग अलग अलग। भाई विधायिका का जो काम कर रहा है वो कार्यपालिका में ना जाए, और जो कार्यपालिका का काम कर रहा है वो विधायिका में ना जाए, और न्यायपालिका इन दोनों से अलग होनी चाहिए, मतलब तीनों ही आपस में बिल्कुल भी संबंधित ना हो। ठीक है, ये आ गया शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अब कौन सी जगह कैसी व्यवस्था है वो सब चीजें तो हम देख ही लेंगे, है ना। यहां तक आपको समझ में आ गया क्या, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं भारतीय संसदीय व्यवस्था।
तो भारत के अंदर जो व्यवस्था अपनाई गई है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। यहां स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं है। इसका क्या मतलब है? स्पष्ट शक्ति पृथक्करण का क्या मतलब है? स्पष्ट शक्ति का पृथक्करण का मतलब यह है कि ये तीनों चीजें अलग अलग लोगों के पास होनी चाहिए। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन अपने पास ऐसा है क्या? अपने पास तो ऐसा नहीं है। जो अपनी कार्यपालिका है, मतलब जो मंत्री होते हैं, वो कहां से होते हैं? अपने विधायिका में से ही बनाए जाते हैं, है ना? अच्छा, विधायिका आप जानते तो हो ना, विधायिका। चलो ठीक है, हम यहाँ पे बात ही कर लेते हैं। भारत में दोहरी विधायिका, ड्यूअल लेजिस्लेचर। विधायिका जो कानून बनाती है, देखो, स- संसद कानून बनाती है सेंटर के अंदर, है ना? और स्टेट के अंदर अपनी विधानसभा जो है या विधानमंडल जो है वो कानून बनाते हैं। तो दोहरी विधायिका हो गई, संसद के अंदर भी और राज्यों के अंदर भी अलग अलग विधायिकाएं हैं, है ना? विधानसभा के अंदर आपका मुख्यमंत्री वगैरह ये सब बनते हैं, विधायक बनते हैं। संसद के अंदर सांसद बनते हैं, आपके प्रधानमंत्री बनते हैं। और बाकी सारे जो वहां पे मंत्री वगैरह और वो सब बनाए जाते हैं, वो कार्यपालिका के अंदर आते हैं, है ना? जो सांसद आ रहे हैं, आपके विधायक आ रहे हैं, वो तो किसके अंदर आ रहे हैं? आपके विधायिका के अंदर आ रहे हैं। फिर वहां से मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री वगैरह बन रहे हैं, वो किसके अंदर आएंगे? मंत्रिपरिषद वगैरह ये सब किस में आएंगे? आपके एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर आएंगे, है ना? तो ये दोनों चीजें एक साथ आ जाती है, क्योंकि जो आपकी विधायिका है, यहां से ही कुछ लोगों को चुनकर आप क्या बना रहे हो? मंत्री परिषद में ले रहे हो, जो एग्जीक्यूटिव का काम करने वाले हैं। अब जो अपनी न्यायपालिका है वो बिल्कुल अलग है इससे। भारत में एकल न्यायपालिका है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। एकल न्यायपालिका के क्या मतलब है? सबसे ऊपर है अपना सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे है बहुत सारे हाई कोर्ट, फिर उनके नीचे है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, है ना? तो ये एक हायरार्की में चलने वाला है कि इसने जो कह दिया वही सब पर लागू भी होगा। ये सारी चीजें हम जो अपना न्याय वाला जो एरिया है अपने इसके अंदर, संविधान के अंदर, उसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं, है ना? बहुत अच्छे से हम देखेंगे। अच्छा, फिर भारत में न्यायपालिका एकीकृत है, जहां उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। जो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के नीचे काम कर रहे हैं। ये बात मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है? तो भारत की जो पार्लियामेंट्री व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था, वो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? आगे बढ़ते हैं। आगे जो है ब्रिटेन और अमेरिका की शासन प्रणाली की तुलना। तो ब्रिटेन के अंदर शासन प्रणाली कैसी है और अमेरिका के अंदर कैसी है, वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो ब्रिटेन के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था है, जो हमने भी ली है। यहाँ स्पष्ट शक्ति पृथक्करण का सर्वथा अभाव पाया जाता है। पूरी तरह से शक्ति पृथक्करण वहां पे है ही नहीं। वहां पे तो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका तीनों एक ही है। जो कार्यपालिका और न्यायपालिका वो दोनों ही कहां से ले रहे हैं? विधायिका से ले रहे हैं, है ना? और इसके अंदर संसद की ही सर्वोच्चता है, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, जबकि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, ठीक है? तो ये है ब्रिटेन की शासन प्रणाली। वहीं जो अमेरिका है, वहां पर कौन सी व्यवस्था ली गई है? वहां है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। यहाँ जो राष्ट्र प्रमुख होता है वही क्या होता है? वास्तविक कार्यपालिका होता है। जो मेन एग्जीक्यूटिव होता है वो कौन होता है? वहां का राष्ट्र प्रमुख, यानी कि वहां का राष्ट्रपति। ट्रंप वहां का वास्तविक कार्यपालक है, कार्यपालिका है, ठीक है? अच्छा जी, फिर स्पष्ट शक्ति पृथक्करण है, यानी कि यहाँ पर जो तीनों जो बॉडीज है वो अलग अलग है। ये जो चीज है वो आपको देखने को मिलती है अमेरिका के अंदर। फिर उसके बाद में परस्पर पूर्ण स्वतंत्रता। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र रूप से काम करती है कि भैया आपके विधायिका ने कुछ काम किया तो कार्यपालिका का उसके अंदर कोई दखल अंदाजी नहीं है। न्यायपालिका ने कुछ काम किया तो इन दोनों का कोई उसके अंदर रोल नहीं है। पूरी तरह से सेपरेशन ऑफ पावर्स है अमेरिका के अंदर, ठीक है? यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई क्या? अगर हाँ तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत का जो संविधान सभा है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले संविधान सभा की जो मांग की गई थी वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 के अंदर की गई थी, ठीक है? 1895 के अंदर सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी, ठीक है? इसके बाद में आपके 1922 में महात्मा गांधी ने भी संविधान सभा की मांग की थी।
फिर आपके स्वराज पार्टी बनी थी 1925 में, उन्होंने भी संविधान सभा की मांग की थी। फिर नेहरू समिति बनी थी 1928 में, उन्होंने फिर संविधान सभा की मांग की, है ना। और आपके 1934 के अंदर आपके एम एन रॉय, यानी कि इनका पूरा नाम है मानवेंद्र रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, है ना। तो इन्होंने सबसे पहले जो सर पहले जो वामपंथी नेता थे, राइट विंग वाले, है ना, तो उन्होंने इसकी मांग की थी सबसे पहले। फिर 1935 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की थी। और 1938 के अंदर आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर सार्वभौमिक वयस्क मतदान के आधार पर निर्वाचित जो आपकी संविधान सभा है उसकी मांग की थी, है ना। फिर आता है आपका 1940 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को सैद्धांतिक रूप से अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार कर लिया, ठीक है। लेकिन उसके अंदर आपके संविधान सभा का शब्द का उल्लेख नहीं था, है ना। फिर आपका द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसके अंदर सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन जो आया, उसने स्वतंत्र संविधान के निर्माण का प्रस्ताव रखा, लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, इसके लिए मना कर दिया। फिर 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन भारत आया, और इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रस्तुत की गई रूपरेखा और उससे भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, जिसने भारत का राजनीतिक भविष्य जो है बदल के रख दिया। आज जैसा है वो उसी की देन है, ठीक है। तो ये तो है अपने मॉडर्न हिस्ट्री की बातें, जो कि हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, और वही फैक्ट्स यहाँ पे थे, कुछ लिखे हुए हैं कुछ नहीं लिखे हुए, वो हिस्ट्री वाले में कंप्लीट मिल जाएंगे, है ना। ये तो मेरे को तो फिर पीपीटी बनानी भी थी, ज्यादा छोटा हो जाता तो आपको दिखाई नहीं देता, है ना, समझ रहे हो आप, बाकी चीजें ऐड करता तो। अच्छा, आगे चले क्या। फिर कैबिनेट मिशन योजना और सीटों का आवंटन किस तरह से हुआ था। तो भाई जो ये कैबिनेट मिशन था, उसने कहा कि भाई 389 सीटें टोटल होगी, उसके अंदर जो ब्रिटिश प्रांत है वहां से 296 सीटें होंगी, और 4 जो सीटें होंगी वो होगी मुख्य, जो इनके वो है अपने जैसे यूटी है ना आज, है ना, तो उनके 4 मुख्य आयुक्त थे, जो प्रांतों के आयुक्त, वहां से 4 सीटें होंगी। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो देसी रियासतें जहाँ पे राजा राज कर रहे थे, जैसे राजस्थान के अंदर बहुत सारी रियासतें थी, तो उस हिसाब से वहां की जो रियासतें हैं उनसे 93 सीट होगी। ऐसे टोटल 389 सीटें होनी थी। अब ये जो 390 सीटें हैं, उसके अंदर 296 ब्रिटिश प्रांत की सीटों में, 4 तो ये मुख्य आयुक्तों के प्रांत हो गए, और 11 जो थे वो गवर्नरों के प्रांत हो गए, है ना। जैसे दिल्ली हो गया, अजमेर मारवाड़ हो गया, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये 4 आपके मुख्य प्रांत थे। फिर सीटों का आवंटन किस तरह से किया गया था कि एक सीट जो है वो 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर एक सीट होगी, है ना, तो जनसंख्या के हिसाब से आपने सीटों का आवंटन कर दिया। अब जब विभाजन हो गया बाद में, तो ये 389 से जो उधर आपके मुस्लिम लीग के जो लोग थे वो तो उधर चले गए, फिर जो टोटल सीटें रह गई वो 299 ही रह गई। सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया गया था। अब देखो ये जो दो टर्म है ना, ये पॉलिटी के अंदर बहुत ज्यादा परेशान करेगी आपको। एक तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली क्या है, और ये एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व है, ये क्या चीज है, ये पॉलिटी के अंदर बहुत ज्यादा काम आता है। तो ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं। सबसे पहले अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। जनता है, ये जनता है, इस जनता ने अपने में से अपना प्रतिनिधि चुन लिया, जैसे विधायक चुन लिया या फिर सांसद चुन लिया, कुछ भी चुन लिया, है ना। फिर ये जो है ये वोटिंग कर रहे हैं किसी और पद के लिए, है ना, तो ये इसको जैसे वोट करके इसको चुन रहे हैं, तो ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया। जनता ने इनको चुना, फिर इन्होंने एक और जो प्रतिनिधि चुना वो भी जनता के लिए ही काम कर रहा है ना। लेकिन वो चुना किसने, अप्रत्यक्ष रूप से चुना है, जनता ने डायरेक्ट तो वोट नहीं दिया। तो ये तो है इनडायरेक्ट इलेक्शन, ये कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है एकल संक्रमणीय मत।
इसका क्या मतलब है, जैसे तीन लोग हैं, ए, बी और सी, ये तीनों चुनाव लड़ रहे हैं। अब जो वोट देने वाला है उसने इस तरह से वोट दिया है कि मेरी पहली पसंद तो ये है, दूसरी पसंद ये है और तीसरी ये है। ठीक है, इस तरह से उसने वोट डाले कि पहला जो पसंद है वो बी है, दूसरी पसंद ए है, तीसरी पसंद सी है। अब इसके अंदर क्या होगा कि जैसे बी जीत गया, है ना, सबसे पहले बी जीत गया, या फिर मान लो कि बाहर हो गया, तो अगली पसंद वाला जो उम्मीदवार है उसको वोट जो है ट्रांसफर हो जाएगा। समझ पा रहे हो, बी है, जैसे बी को ज्यादा वोट मिल गए, है ना, बी को जैसे पहली पसंद वाले आपके 50 वोट मिल गए, 100 टोटल वोट थे, 50 इसको मिल गए, है ना, 30 इसको मिल गए और 20 मिल गए इसको, है ना। तो अब जो है ऐसे होगा, सबसे पहले बी को वरीयता सबसे ज्यादा मिल रही है ना, फिर ए को मिल रही है, फिर सी को मिल रही है। समझ में आया क्या, नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। ए बी सी तीन लोग हैं जो कि चुनाव लड़ रहे हैं, ए, बी और सी, ये तीन लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आपने वोट किया, आपने वोट किया कि मेरी पहली पसंद ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है, इस तरह से आपने वोटिंग कर दी। अब सी के पास सबसे कम वोट है, सी के पास जैसे सी तो यहां से रिजेक्ट हो गया क्योंकि ये तो तीसरी पसंद है, पहले लेंगे किसको, इसको लेंगे, है ना। अब फिर दूसरी पसंद कौन है, बी है, फिर तीसरी कौन है, सी है। तो ये एकल संक्रमणीय मत का मतलब ये है कि भाई आपके वो जो वरीयता है, जो आपको प्रायोरिटी मिल रही है, उसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत। फिर समानुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है कि भाई जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से आपको उसके अंदर वो मिल रहा है। जैसे मान लो कि विधानसभा में 100 विधायक है, ए पार्टी के 60 विधायक है, बी पार्टी के 30 विधायक है और सी पार्टी के 10 विधायक है। तो जो रिजल्ट आएगा वो इसी के रेशियो में आएगा। एक के जो आपको बताया मैंने कि 100 विधायक है, तो सॉरी 60 विधायक मैंने बताया, 100 में से ए के, तो ए के सबसे ज्यादा सदस्य हैं, बी के उससे कम होंगे और सी के थोड़े बहुत ही होंगे, उसके पास तो 10 ही विधायक थे। समझ रहे हो क्या। फिर बाकी चलो ठीक है, सोर्स के अंदर मैं और इसका थोड़ा अच्छे से समझा दूंगा, अभी मेरे पास पैड नहीं है इसलिए थोड़ा लिखने में दिक्कत आती है। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा का चुनाव और गठन। तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए, जुलाई अगस्त 1946 में, ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए, पूछा जाता है। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों के परिणामों में भारतीय नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसको 208 सीटें मिली। कांग्रेस को कितनी मिली, 208, मुस्लिम लीग को मिली 73 और बाकी को मिली 15 सीटें। देसी रियासतों ने प्रारंभ में तो संविधान सभा से खुद को अलग बताया कि भैया हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, तो ये तो पहले तो खाली ही रही, फिर बाद में भेज दिया वो 93, है ना। अच्छा, समावेशी स्वरूप और महिला प्रतिनिधित्व की बात करें तो यहाँ पर भाई सारे धर्म थे, सर्वधर्म संभाव था अपनी संविधान सभा के अंदर, सभी धर्मों के सभी वर्गों के लोग थे, महिलाएं पुरुष सब इसके अंदर शामिल थे। ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख पारसी, एंग्लो इंडियंस, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, सबका प्रतिनिधित्व था। महिलाएं भी थी, 15 महिला सदस्य थी, जैसे सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख। आगे चलते हैं। हाँ, तो जो संविधान सभा थी इसकी बैठकें कैसी हुई, है ना, क्या हुआ उन बैठकों में, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो संविधान सभा की जो सबसे पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, है ना, जो नई दिल्ली का जो कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है, वर्तमान संसद भवन का जो केंद्रीय कक्ष है, उसके अंदर आयोजित हुई थी। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग बहुत ज्यादा कर रहे थे, तो उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया था, है ना। तो ये जो पहली बैठक हुई उसके अंदर बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा को
अस्थाई अध्यक्ष, ये एक फ्रांसीसी परंपरा है जिसके अंदर जो सबसे ज्यादा सीनियर होते हैं उनको आप अध्यक्ष बना देते हो। ठीक है। इसके बाद एक दिन की छुट्टी ली और 11 दिसंबर 1946 को अगली बैठक हुई, दूसरी बैठक। उसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और इसी दिन एस सी मुखर्जी और वी टी कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष बनाया गया। जो आपके संविधान सभा है उसके जो भी काम होने हैं उनकी आपको संचालन करने के लिए दो उपाध्यक्ष बनाए गए, एस सी मुखर्जी और वी टी कृष्णामाचारी। ठीक है। और जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे सर बी एन राव। कौन थे? सर बी एन राव, जिनको आजकल सोशल मीडिया पर संविधान निर्माण का पूरी तरह से क्रेडिट दिया जा रहा है। वैसे तो देखो, इस संविधान सभा के जो भी सदस्य थे उन सभी को संविधान निर्माण का क्रेडिट दिया जाना चाहिए। उनमें से एक सर बी एन राव भी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। ये एक पद पर थे, अलग से विशेष पद इनको दिया गया था, है ना। जो आपके संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। आपकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके अंदर अपने कई समितियों के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास भी बहुत ज्यादा शक्तियां थी, या ये कहो कि बहुत ज्यादा कार्यभार था। तो आप किसी एक ही व्यक्ति को अगर देने लग जाओ क्रेडिट तो ज्यादा सही नहीं है। सभी का योगदान है। आज जैसे दिया जा रहा है महामानव को हर चीज का क्रेडिट और ब्लेम किसी भी कमजोर को, तो वो चीज सही नहीं है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन अस्थायी अध्यक्ष था, कौन स्थायी अध्यक्ष था, उपाध्यक्ष कौन कौन थे, और संवैधानिक सलाहकार थे सर बी एन राव। आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये नए भारत का दर्शन इसको कहते हैं। जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में आपके प्रस्तुत किया गया। ये जो है इसके अंदर बहुत सारी चीजें शामिल की गई कि आपको क्या है भाई, अल्पसंख्यक, पिछड़े, जनजातीय क्षेत्र, उन सब के लिए आपको पर्याप्त सुरक्षा उपायों के प्रावधान करने हैं। बहुत ज्यादा विचार विमर्श हुआ 13 दिसंबर से लेके 22 जनवरी तक। फिर 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। तो ये दोनों डेट्स आपको ध्यान होनी चाहिए कि उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था। 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था और इसको स्वीकार कब किया था संविधान सभा ने? 22 जनवरी 1947 को किया था। यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था आगे चलकर बना भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार। आप जैसे संविधान की जो प्रस्तावना पढ़ते हो उसके अंदर संप्रभु गणराज्य, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, ये सारे शब्द आते हैं ना। ये सारी चीजें उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर भी थी। उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर क्या क्या था? संप्रभु गणराज्य हम बनाने वाले हैं अपने भारत को। ठीक है। पहले यहाँ पर राजतंत्र था, फिर अंग्रेजों का शासन था, हम इसको गणराज्य बनाएंगे, रिपब्लिक हम इसको बनाने वाले हैं। और कैसी? सॉवरेन बनाने वाले हैं कि भारत खुद के डिसीजन खुद लेगा, किसी के दबाव में नहीं आएगा। 3 तरह की न्याय जो है यहाँ के नागरिकों को मिलनी चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। समानता होनी चाहिए, स्थिति और अवसर में समानता। स्वतंत्रता होनी चाहिए, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। ये सारी चीजें उद्देश्य प्रस्ताव में थी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को लेकर आए थे और 22 जनवरी 1947 को इसे संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। आगे स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जब आया तो अपनी जो संविधान सभा है उसके अंदर क्या चेंजेस आए वो चीजें हम देखने वाले हैं। ये पहले जो है अंग्रेजों के अधीन कार्य कर रही थी, क्योंकि शासन किसका था? अंग्रेजों का था। तो
ब्रिटेन के अधीन काम कर रही थी। अब जब स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आ गया तो ये बन गई सोवरेन बॉडी, पूर्णतः संप्रभु निकाय। सभा को पूर्णतः संप्रभुता दी गई, जो अपनी इच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी तथा ब्रिटिश संसद के कानूनों को निरस्त कर सकती थी। कोई बाध्यता नहीं थी कि आप ब्रिटिश संसद के कानूनों को मानो, आप वहां से कोई कानून लो मत लो, इन सब चीजों पर किसी का कोई दबाव नहीं था। दूसरी बात, संविधान निर्माण सभा ये क्या कर रही थी? संविधान बनाने का काम कर रही थी, संविधान बना रही थी। उसका काम क्या था? संप्रभु संविधान बनाना और स्वतंत्र भारत के लिए बना रहे थे। बैठक का स्वरूप, जब भी सभा संविधान निर्माण करने के लिए एकत्रित होती थी तो वो संविधान सभा के रूप में काम करती थी, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये केंद्रीय विधायिका के रूप में भी काम कर रही थी। देश को चलाने का जो काम कर रही थी, कानून बनाने का जो काम कर रही थी, वो भी कौन कर रही थी? संविधान सभा ही कर रही थी। जब भी सभा साधारण विधायी कार्यों के लिए संसद के रूप में मिलती थी तो ये जो है केंद्रीय विधायिका के रूप में काम करती थी। उसकी अध्यक्षता कर रहे थे जीवी मावलंकर। कौन कर रहे थे? जीवी मावलंकर। अच्छा, इसकी जो सदस्य संख्या थी इसके बारे में हम बात कर ही चुके कि जो मुस्लिम लीग थी वो तो उधर भागी गई थी। अपने पास जो है सदस्य रह गए 389 से घटकर 299, 299 रह गए अपने सदस्यों की संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के अन्य महत्वपूर्ण जो कार्य हैं वो क्या क्या है? संविधान निर्माण और सामान्य कानूनों को लागू करने के अतिरिक्त संविधान सभा ने राष्ट्र निर्माण के कई अन्य ऐतिहासिक महत्वपूर्ण कार्य किए। कौन कौन से? ये निर्णय भारत की संप्रभुता, कूटनीति परिपक्वता और लोकतांत्रिक स्थिरता को सुदृढ़ करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। भारत ने 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली थी। अब देखो, 22 जुलाई 1947 को जो अपना नेशनल फ्लैग है उसको अपनाया गया। संविधान सभा ने तिरंगे को स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकार किया 22 जुलाई 1947 को, जिसे एक एनजीओ, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताया गया है, जिसका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसको 52 साल लग गए अपने ऑफिस में फहराने में। कमेंट्स में बताओ कौन सा एनजीओ है वो। अच्छा, फिर राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता कॉमनवेल्थ के अंदर मई 1949 के अंदर भारत ने सदस्यता ले ली। फिर 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी उसके अंदर राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और जो प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव किया गया। जो जनगण मन था उसको राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। ठीक है। इसके बाद जो प्रमुख समितियां थी और उनके कौन कौन अध्यक्ष थे वो सारी चीजें हम देखते हैं। तो संविधान सभा के अंदर जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर BR अंबेडकर। संघ शक्ति और संविधान समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और संचालन समिति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से पूरा करने के लिए कई समितियों का गठन किया। 8 बड़ी और कई छोटी समितियां शामिल थी। तो संघ शक्ति और संघीय संविधान समिति ये नेहरू जी के पास थी, ये हमने देख लिया है। प्रांतीय संविधान समिति जो थी अपने पटेल जी के पास थी। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली जो प्रारूप समिति थी वो अपने अंबेडकर जी के पास थी, और संचालन जो समिति थी वो राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी। अब मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्र जो है उनके ऊपर सलाहकार समिति थी, वो सब किसके पास थी? अपने पटेल जी के पास थी। अब इनकी कुछ उप समितियां भी थी, है ना, उसके जैसे मुखर्जी ये सब उनके अध्यक्षता कर रहे थे।
उप समितियों की। अब जो है सबसे मेन जो चीज थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। प्रारूप है, प्रारूप नहीं है ना, प्रारूप समिति। इसका गठन जो है 29 अगस्त 1947 को किया गया। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को किया गया। इसका जो मुख्य कार्य था वो क्या था? संवैधानिक सलाहकार बीएन राव द्वारा तैयार किए गए मूल मसौदे पर विचार करना और नए संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार करना। इसमें कुल 7 सदस्य शामिल थे। ये 7 सदस्य आपको याद होने चाहिए। अब देखो, अंबेडकर जी अध्यक्ष थे, ये आपको पता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके जो सदस्य थे, एन गोपाल स्वामी आयंगर, टीटी कृष्णामाचारी, एन माधव राव, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डॉक्टर के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, तो आप जो है कृष्ण को याद रखो। कृष्ण ने ही बेड़ा पार किया है सबका। कृष्णा स्वामी, कृष्णामाचारी, माधव और गोपाल, ये सारे कृष्ण के ही नाम हैं। के एम मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला याद रह जाएंगे क्या? फिर भी याद ना रहे तो अगले पेज में इसकी ट्रिक मिल जाएगी। अच्छा, ये जो है 2 लोग इसके अंदर चेंज भी हुए थे। एन माधव राव, इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अपना त्यागपत्र दे दिया था और इनकी जगह आए थे बीएल मित्र। माधव राव की जगह कौन आए थे? बीएल मित्र। टीटी कृष्णामाचारी थे, वो डीपी खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह पर आए थे। पहले डीपी खेतान थे। ठीक है, अच्छा जी। अब प्रारूप समिति के सदस्य को आप ऐसे याद कर सकते हो। अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्ण के साथ, खेत में सादुल्ला ने ली माधव की बात। अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्ण के साथ, खेत में सादुल्ला ने ली माधव की बात। जो मैंने पहले जो कॉन्सेप्ट ट्रिक जो बताई थी कि आप कृष्ण को याद रखो तो भी ज्यादा ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इस तरह से याद रखना होता है तो इस तरह से भी ले लो भाई। अंबेडकर आए गोपाल स्वामी आयंगर से आया हो गया है ना। फिर मित्र कौन? बीएल मित्र माधवराव के स्थान पर है ना। माधवराव ने इनको इनकी जगह पर आ गए थे है ना, स्वास्थ्य कारणों पे। फिर मुंशी, मुंशी के एम मुंशी। कृष्ण, अल्लादी कृष्णा स्वामी है ना। खेत, डीपी खेतान, जो कृष्णाचार्य आ गए वहां पे है ना। फिर सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और माधव एन माधव राव। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। संविधान का निर्माण, वाचन और समय सीमा। तो संविधान सभा का किस तरह से चला, कितना उसके अंदर टाइम लगा, उसके अंदर कौन कौन से कितने संविधानों को अध्ययन किया गया और कितना टाइम लग के वो तैयार हुआ। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं इस स्लाइड के अंदर। तो भारतीय संविधान का निर्माण एक अत्यंत विस्तृत और श्रमसाध्य प्रक्रिया थी। 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया और उनके सकारात्मक तत्वों को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल अपनाया गया। ऐसे नहीं कि भाई आपने ऑस्ट्रेलिया का संविधान देखा और ऐसे डिट्टो उठा के ऐसे कर दिया है ना, जर्मनी से कोई चीज लेनी है ऐसे उठा के ऐसे डाल दिया, ऐसा नहीं था। यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से उसको अनुकूल बनाकर अपनाया अपन ने। 2 साल 11 महीने 18 दिन का इसमें टोटल टाइम लगा। ठीक है, अच्छा जी। फिर प्रथम वाचन और 11 सत्र। संविधान को अंतिम रूप देने से पहले 3 विस्तृत वाचन हुए और 11 सत्र आयोजित किए गए। ठीक है, प्रारूप समिति द्वारा तैयार किए गए मसौदे पर कुल 114 दिनों तक गहन विचार विमर्श और चर्चा की गई। जो प्रारूप समिति ने जो संविधान का मसौदा बना के दे दिया, उसके ऊपर टोटल 114 दिनों तक विचार विमर्श और चर्चा की गई। फिर जो तीसरा वाचन था उसके अंदर क्या हुआ, जो संशोधन वगैरह करने थे वो किए गए, उनके ऊपर चर्चा की और संविधान का अंतिम रूप दिया गया।
टोटल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के समय के बाद 64 लाख रुपए खर्च करके अपना भारत का संविधान तैयार हुआ। संविधान का अंगीकरण, इस पेज से भाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पेज आपको ऐसे कैसे याद होना चाहिए। तो ये डेट 26 नवंबर 1949, एनेक्टमेंट, अंगीकरण। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय इतिहास का एक गौरवशाली दिन है, जब संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित, अडोप्टेड और अनेक्टेड किया गया। ये शब्द ऐसे कैसे लिख के पूछे जाते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। ये क्योंकि हमारी प्रस्तावना में लिखा हुआ है, हम आगे फिर से पढ़ेंगे। इस दिन संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने अंतिम रूप से संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। तो कितने लोगों ने यहाँ पर साइन किए थे, वो भी आपसे सवाल पूछा जाता है। 284 मेंबर्स थे उस दिन। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए मूल संविधान में प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थी। ये वाला फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए, ये पूछा जाता है। यद्यपि संविधान का बड़ा हिस्सा बाद में लागू हुआ, परंतु राष्ट्र की तत्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए 15 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को तुरंत प्रभाव से ही लागू कर दिया गया। तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए कि 15 जो अनुच्छेद थे उनको उसी दिन लागू किया गया। कौन कौन से थे? नागरिकता के 5, 6, 7, 8, 9 जो अनुच्छेद थे वो लागू किए गए। निर्वाचन, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव करना था, इसलिए अनुच्छेद 324 को लागू किया गया। प्रोविजनल पार्लियामेंट, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान, जैसे अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति शपथ पढ़ेंगे हम। संविधान का पूर्ण प्रवर्तन 26 जनवरी 1950। और ये 26 जनवरी ही क्यों? 26 नवंबर को जब बन गया तो 26 नवंबर क्यों? वो क्यों नहीं लिया गया? यद्यपि संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हो चुका था, परंतु इसके शेष प्रावधानों को पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसी दिन को हम संविधान के प्रारंभ की तिथि, डेट ऑफ कमेंसमेंट कहते हैं। इसे हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। अब जो 26 जनवरी की यदि बात करें तो दिसंबर 1929 के अंदर लाहौर में अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, और उस टाइम पे नारा दिया गया था पूर्ण स्वराज का। ये जो पूर्ण स्वराज का नारा था, ये तो आपके बाल गंगाधर तिलक के टाइम से ही चला आ रहा था। बहुत पहले से ये चीजें चल रही थी कि भाई हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। लेकिन इस अधिवेशन के अंदर पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया और भारत का झंडा फहराया गया। पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। इसलिए इस ऐतिहासिक स्मृति को राष्ट्रीय गौरव से जोड़कर हमें हमेशा याद रखने के लिए हमने 26 जनवरी चुना, और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में चुन के हम उसे मनाते हैं, रिपब्लिक डे। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है। संविधान सभा की आलोचनात्मक समीक्षा की बात करें तो कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, और क्या क्रिटिसाइज करते हैं वो हम देख लेते हैं कि भैया गैर प्रतिनिधि निकाय था ये, कि भाई वैश्य के मताधिकार के हिसाब से जनता ने नहीं चुना था, ये तो भैया आपने वैसे चुन लिया, डायरेक्ट तो चुना ही नहीं, इनडायरेक्ट चुना है आपने। इसके अंदर भैया संप्रभुता की कमी थी, ऐसा भी कहते हैं कि भैया तो ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव पर बना और उसी के कंट्रोल में थे। अपना जो स्वतंत्रता अधिनियम आया तब तक तो अगस्त 1947 तक, इसने बहुत ज्यादा टाइम लगा लिया, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बहुत ज्यादा। तो निर्माण में बहुत ज्यादा टाइम लिया,
नजीरुद्दीन अहमद ने प्रारूप समिति को व्यंग्य में अपवहन समिति का, ड्रिफ्टिंग समिति का। फिर ये भी बात कही जाती है कि इसके अंदर तो भैया कांग्रेस का ही प्रभुत्व था। गॉर्नवेल ऑस्टिन का कथन था कि संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस ही भारत था। बाद में जैसे इंदिरा ही इंडिया है, इंडिया ही इंदिरा है, ऐसा भी चला था ना। तो इसके अंदर वकीलों का वर्चस्व था कि वकीलों के अत्यधिक प्रभाव के कारण संविधान का आकार विशाल और भाषा अत्यंत जटिल बन गई। तो ये बातें हुआ करती थी। पहली बार सुनने में तो हमें लगता है कि भाई ये क्रिटिसिज्म बिल्कुल सही है ना। लेकिन आप सोचो कि भैया उस टाइम पे वयस्क मताधिकार से आप चुन सकते थे क्या संविधान सभा? लोगों को समझा रहे हो जाके कि भैया ये लो, हमें देश आजाद करवाना है आप, और आजादी के बाद में हमें संविधान बनाना है। अब उनको नहीं पता, आपको नहीं पता संविधान क्या है, आप यहाँ पढ़ने आ रहे हो। उस टाइम पे हमारी लिटरेसी कितनी थी, कमेंट्स में बताओ। देखें, उनको समझाना और वोटिंग करवाना, उसमें वो जो खर्चा है 64 लाख रुपए, इनको ज्यादा लगता है कि बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया है, बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया है। तो वहां इलेक्शन करवाते तो कितना पैसा खर्च होता है ना। तो ये बहुत गलत आलोचना है। संप्रभुता की कमी थी। अरे भैया उस टाइम पे शासन उनका था, जब बना अपना संविधान सभा, जब बनी, उसका गठन हुआ, तब शासन उनका था। हमने बताया कि इस तरह से होना चाहिए, उस तरह से गठन हुआ, चुनाव हुए, लोग आए, उसके अंदर जीत के आए। फिर हमने हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब हमने बनाए, हमारी कमेटियां जो बनाई हमने बनाई। तो संप्रभुता थी किसके पास? हमारी संविधान सभा के पास थी। और 1947 के बाद में तो अंग्रेज यहां से छोड़ के चले गए थे। फिर तो पूरी तरह से कंट्रोल किसके पास था? संविधान सभा के पास था। तो बिल्कुल गलत बात है कि ये सोवरेन नहीं थी, सोवरेन थी। फिर कहते हैं कि कांग्रेस का इसके अंदर प्रभुत्व था। अरे भैया कांग्रेस जो है राजनीतिक दल नहीं था, वो उस टाइम पे मंच था। उस टाइम का कांग्रेस सभी वर्गों को रिप्रेजेंट करता था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़े, आदिवासी सब उसके अंदर थे, जुड़े हुए थे कांग्रेस से। तो कांग्रेस ही भारत थी, कांग्रेस ही संविधान सभा थी, ऐसा नहीं है। आपके जो रियासतें थी वहां से लोग भेजे गए थे, वो तो मनोनीत किए गए थे राजे के द्वारा, वो थोड़ी कांग्रेस थे। तो कांग्रेस का प्रभुत्व नहीं था। आपके आपातकालीन व्यवस्था, देश के विभाजन और सांप्रदायिक दंगों के भीषण माहौल में प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार और तत्काल चुनाव कराना व्यवहारिक नहीं था। कैसे करवाते? मजबूत नींव, नव स्वतंत्र देश को सुदृढ़, वैज्ञानिक और स्थायी आधार देने के लिए कानूनविदों और कुशल नीति निर्माताओं की विशेषज्ञता जरूरी थी। भाई वकील ही तो जानते थे कि किस तरह का संविधान बनाना है, आप और मेरे जैसे लोग तो नहीं जानते थे। तो उसकी जरूरत थी। सर्वसम्मति का प्रयास, इसके अंदर आम सहमति बनाने के लिए अनुच्छेद तैयार किए गए, है ना, वाद विवाद हुए, वो प्रक्रिया चली, और फिर लास्ट में अपना संविधान बन के तैयार हुआ। अगला जो है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से हमने क्या क्या चीजें ली है हमारी संविधान सभा ने, और साथ ही साथ हम प्रियम्बल भी कवर कर लेंगे। जो प्रस्तावना है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग। आप इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो कंप्लीट क्लासेज इस चैनल पर डली हुई है वो देख सकते हैं। आपको ये नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अभी वहां पर सब्सक्राइबर बहुत कम है, चलो फिर भी मैं आज डाल देता हूँ सारे नोट्स अब तक के। ज्योग्राफी के तो डाल ही देता हूँ और आज वाली क्लास के डाल देता हूँ। आपको वो ये सब चीजें वहां पर मिल जाएगी। ठीक है। पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, सिलेक्शन जरूर होगा।